नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी को चंद्रिका ऑनलाइन क्लास में जो है स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि हम जो है पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि अगला वीडियो में जो है लेखक परिचय लेकर के हम आएंगे। तो लेखक परिचय को जो है आज हम बताएंगे कि आपको जो है हिंदी विषय में कितने भाग हिंदी के पढ़ना है, हिंदी का कितना भाग को पढ़ना है। हिंदी का दो भाग होता है, एक होता है गोधूली वाला भाग और एक होता है वर्णिका वाला भाग। तो गोधूली और वर्णिका दोनों भाग को हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले उन भागों में हम कौन कौन से पाठ को पढ़ने वाले हैं, उन सभी पाठों का नाम को आज हम जानने वाले हैं। तो उन सभी नामों को बताएंगे कि उस पाठ के लेखक कौन है और उस पाठ का जो है विधा क्या है, उन तमाम बातों के ऊपर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पीछे, अगर YouTube पर कहीं भी अगर वीडियो खोजिएगा तो आप लिख दीजिएगा चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस, तो आपको जो है ये वीडियो मिल जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पर जो है हिंदी विषय पढ़ाएंगे अभी। तो देखिए, हिंदी क्लास 10th हिंदी लेखक परिचय को हम लोग जानने वाले हैं। तो हिंदी का कौन कौन से भाग होते हैं उन भागों के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, हिंदी के दो भाग होते हैं। क्लास 10th के लिए हिंदी के दो भाग होते हैं। पहला भाग आपको मिलेगा गोधूली, और दूसरा भाग है वर्णिका। अब देखिए, ये पहला भाग है गोधूली और दूसरा भाग है वर्णिका। इसमें जो है आपको काव्य खंड और गद्य खंड को पढ़ाएंगे। और इसमें काव्य खंड को। अब देख लीजिए, इसमें जो है गद्य खंड में आपको 12 चैप्टर मिलेंगे, 12 पाठ, और इसमें जो है 12 चैप्टर इसमें भी है। तो 12 और 12 24 हो गया। इसमें कितना, 12, और इसमें भी 12। तो 12 और 12 कितना हो गया, 24। और इसमें जो है आपको टोटल पाठ जो है 5 मिलेंगे पढ़ने के लिए। इसमें 5 मिलेंगे और इसमें जो है आपको 12, इसमें 12, तो यानी 12 12 24 हो गया, और 24 5 कितना हो गया, 29। तो आपको जो है टोटल 29 पाठ को पढ़ाएंगे। 29 पाठ जो हिंदी में पढ़ना है। और ये सब जो है पाठ बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी पाठों को जो है पढ़ करके आप बोर्ड परीक्षा में बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो उनके जो है कौन कौन से लेखक हैं इन पाठों के, और कौन कौन सा मतलब उन पाठ का क्या क्या नाम है, उन सभी नामों को जानने वाले। अब देखिए, ये जो है गोधूली भाग 2 का है। देखिए, गोधूली भाग 1 जो होता है ना, वो क्लास 9th के लिए रहता है। गोधूली भाग 1 क्लास 9th के लिए। उसी प्रकार से वर्णिका जो है मिलेंगे आपको, वर्णिका भाग 1 वो क्लास 9th के लिए है। उसी देखिए, गोधूली भाग 2 जो है, कहने का मतलब इनका जो है दूसरा पार्ट से हो गया गोधूली का, जो कि 10वां में पढ़ने के लिए। और उसी प्रकार से वर्णिका का भी जो है भाग 2 ये 10वां में है पढ़ने। तो सबसे पहला भाग है इनका गोधूली का। इसमें देखिए, यहाँ पर है पाठ का नाम, इसके बाद लेखक का नाम, और उस पाठ का विधा क्या है,
उनको जो है लिखे हैं, मतलब कौन सी पाठ का, मतलब उस पाठ की विधा क्या है और उनके लेखक कौन है और पाठ का क्या नाम है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहला जो है आपको 10वां क्लास में पढ़ने के लिए है श्रम विभाजन जाति प्रथा। पहला है श्रम विभाजन जाति प्रथा, और इस पाठ के जो है लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर। पहला है श्रम विभाजन जाति प्रथा, और श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर, और इस पाठ की विधा है निबंध। तो इस पाठ का नामे में देखिए यहाँ पर श्रम, श्रम कहने का मतलब होता है परिश्रम, यानी परिश्रम के आधार पर जो बंटवारा किया गया कि जो जो आदमी जिस तरह का परिश्रम किए उनको उस प्रकार के जातियों में बांट दिए। जाति प्रथा का वर्णन आपको भीमराव अम्बेडकर जी किए हैं, और ये जो है ये निबंध हो गया। अब इसके बाद 10वां में जो है दूसरा टॉपिक आपका हो गया गोदली का विष के दांत। विष के दांत, और ये इस पाठ की विधा है कहानी। विष के दांत के लेखक हैं नलिनी विलोचन शर्मा। विष के दांत पाठ के कहानीकार कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा। इसके बाद अगला चैप्टर है आपका भारत से हम क्या सीखें। इसमें हम लोग भारत से क्या सब सीखेंगे उन्हीं सब के ऊपर जो है मैक्स मुलर जी लिखे हैं। मैक्स मुलर तो वैसे यूरोपियन थे, लेकिन उन्होंने भारत के विषय में बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, और इस पाठ का विधा जो है वह भाषण है। मैक्स मुलर जी एक भाषण लिखे थे, उन्हीं भाषण का एक अंश जो है ये भारत से हम क्या सीखे हैं। इसके बाद अगला पाठ आपको मिलेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इस पाठ के रचनाकार यानी लेखक, इस पाठ के लेखक हो गया आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इस पाठ की विधा हो गया ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हम लोगों का नाखून क्यों बढ़ जाता है। कभी कभी सभी के मन में जो है ये बात आते रहते हैं कि हम लोग नाखून को काटते हैं, और नाखून काटने के बाद वह जो है दूसरा दिन वह फिर नया नाखून आ जाता है। तो क्यों बढ़ता है नाखून, इन विषय के ऊपर जो है हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं इनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे इस चौथा चैप्टर में। चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उन्हीं का वर्णन अच्छा तरीका से किया है पाठ में। ये जो है ललित निबंध है। ललित कहने का मतलब हो जाता है कि जो आपका भाव से युक्त निबंध हो वह ललित निबंध हो गया। अब देखिए अगला पाठ है नागरी लिपि। नागरी को ही हम लोग दूसरा भाषा में देवनागरी कहते हैं। तो हम लोग जो है हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखते हैं, हम लोग जो है हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो वही सभी देखिए यहाँ पर नागरी लिपि है, लेकिन नागरी लिपि के साथ साथ और सभी को मतलब महत्वपूर्ण जो भी लिपि है उनका वर्णन इसमें मिल जाएगा। और इस पाठ के लेखक आपका हो गया गुणाकर मूले जी। गुणाकर मूले नागरी लिपि के मतलब लेखक हैं। और इस पाठ की विधा क्या है, तो इस पाठ का विधा भी निबंध हो गया आपका। देखिए पहला निबंध श्रम विभाजन जाति प्रथा, इसके बाद जो है दूसरा ललित निबंध है, ये है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और तीसरा है नागरी लिपि, ये जो है गुणाकर जी मूले लिखे हैं, और इस पाठ की विधा भी निबंध है। अब इसके बाद अगला पाठ है आपका बहादुर। बहादुर जो है लेखक के यहाँ जो है नौकर का काम करते थे, तो उन्हीं बहादुर के ऊपर जो है अमरकांत जी लिखे हैं। अमरकांत जी एक लेखक हैं, और वो बहादुर के विषय में लिखे हैं कि बहादुर का जो है उस मतलब लेखक के यहाँ किस प्रकार का योगदान था, उन्हीं का वर्णन किए हैं। और ये पाठ की विधा हो गया आपका कहानी। बहादुर का जो है लेखक कौन हो गया, अमरकांत, और इस पाठ की विधा कहानी हो गया। इसके बाद अगला है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, तो परंपरा का मूल्यांकन करने के विषय में जो है लिखे हैं कौन, रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी परंपरा का मूल्यांकन को लिखे हैं, और इस पाठ की विधा भी निबंध है। अभी आपको अधिक से अधिक निबंध ही नजर आएगा। इसके बाद देखिए जीत जीत में निरखत हूं। जीत जीत में निरखत हूं, इस पाठ के जो है लेखक हो गया पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज जो कि नृत्य करने का काम करते थे, गाने का काम करते थे तबला उला पर, उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे कि जीत जीत में निरखत हूं, पंडित बिरजू महाराज। और ये जो है इस पाठ की विधा हो गया साक्षात्कार। साक्षात्कार कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग इन्हीं शब्द को इंग्लिश में कहते हैं इंटरव्यू।
इंटरव्यू जो है कहते हैं तो इंग्लिश इंटरव्यू तो सब आदमी समझ लेते हैं, लेकिन साक्षात्कार कहने का मतलब जो है जल्दी समझ नहीं पाते हैं। तो साक्षात्कार को लिखे हैं कौन? पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत में निरखत हूं, इस पाठ के विधा हो गया। अगला पाठ हो गया आपका नम्मा पाठ है, नम्मा नंबर का, वो है आविन्यो। आविन्यो जो है इनको लिखे हैं कौन? अशोक वाजपेयी। आविन्यो के विषय में जो वर्णन किए हैं अशोक वाजपेयी। और इस पाठ की रचना है ललित रचना। ललित पहले भी बताए थे, जो कि पढ़ने में अच्छा लगे, भावयुक्त हो, वह जो है ललित उसके नाम में लग जाता है, इसलिए यहाँ पर ललित जो है लगाया गया। ललित रचना यानी एक रचना है जो कि बहुत ही अच्छा ढंग से पढ़ने में लगेगा। अब देखिए अगला पाठ है 10वां नंबर, ये है मछली। मछली को जो है विनोद कुमार शुक्ल जी लिखे हैं। मछली के विषय में विनोद कुमार शुक्ल जी लिखे हैं। और इस पाठ की विधा हो गया कहानी। इनसे जो है भी बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। वैसे अगर देखा जाए कि किस पाठ से कितना प्रश्न रहता है, तो इनका जो है कोई निश्चित अनुमान नहीं है, क्योंकि सभी पाठ से प्रश्न रहता है। हिंदी में कोई भी एक ऐसा चैप्टर नहीं है जिस चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। सभी चैप्टर से आपको जो है बेहतर प्रश्न रहते हैं। इसके बाद जो है आगे लिखे हैं 11वां नंबर का टॉपिक, वो 11 नंबर का है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। और इनको जो है कौन लिखे हैं? यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत को कौन लिखे हैं? यतीन्द्र मिश्र। और ये जो है व्यक्ति चित्र है, व्यक्ति चित्र लिखे हैं। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है। और इस पाठ का विधा क्या है? तो व्यक्ति चित्र। अब जो है आपका गद्य खंड का सबसे अंतिम वाला जो पाठ है, उस पाठ का नाम है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति के विषय में महात्मा गांधी जी लिखे हैं। शिक्षा क्या है, शिक्षा का मतलब जीवन में क्या क्यों मतलब शिक्षा जो है हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। और संस्कृति, तो देखिए हम सभी का पहचान जो है संस्कृति से ही होती है। तो शिक्षा और संस्कृति के विषय में महात्मा गांधी जी लिखे हैं। और इस पाठ के जो है विधा हो गया आपका शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र हो गया, क्योंकि शिक्षा से संबंधित है, इसलिए इस पाठ का विधा क्या हो गया? शिक्षा शास्त्र। अब जो है देख लिए होंगे कि निबंध कितना हो गया आपका? पहला निबंध ये। इसके बाद जो है ये ललित निबंध हो गया। ये जो है ये भी निबंध ही है। ये मतलब जो है परंपरा का मूल्यांकन, ये निबंध हो गया। तो इस पाठ में आपको टोटल निबंध अगर देखा जाए तो श्रम विभाजन, जाति प्रथा, पहला निबंध एक। इसके बाद जो है अगला निबंध आप देखिएगा तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये ललित निबंध हो गया, ये दूसरा हो गया। इसके बाद जो है आपका अगला निबंध मिलेगा नागरी लिपि, जो कि गुनाकर जी लिखे हैं, ये भी एक निबंध है। इसके बाद तीसरा हो गया ये। इसके बाद देखिए चौथा निबंध आपका परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक है रामविलास शर्मा जी, और ये भी निबंध है। तो आपको जो है टोटल निबंध कितना हो गया 10th क्लास में? 10वीं क्लास में आपका 4 निबंध हो गया। अब कहानी कितने हैं, तो कहानी देख लीजिए। कहानी जो है आपका 20 के दांत एक हो गया, पहला कहानी, जिसके लेखक नलिन मिश्र शर्मा है। और अगला कहानी है आपका बहादुर, जो कि मतलब ये दूसरा निबंध हो गया, दूसरा कहानी हो गया ये। देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, यानी पहला और दूसरा। इसके बाद अगला कहानी जो है आपको ये है मछली। मछली के लेखक हो गए आपको विनोद कुमार शुक्ल। ये जो है तीसरा कहानी है इस पाठ का। तो इस पाठ में हम लोग 3 कहानी को पढ़ेंगे। और निबंध कितने हो गए आपका? आपका निबंध हो गया 1 2 3 4, 4 निबंध। और कहानी कितने हो गए? 3। तो इसी प्रकार से ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। वैसे जितने भी हैं पाठ में, सब का सब जो है एक से बढ़कर एक है। तो अब जो है हम दिखाने वाले हैं कि अगला जो है काव्य खंड का कौन कौन से भाग हैं पढ़ना। मतलब 12 टॉपिक तो आप देख लिए, 12 यही था, 12 आपको पढ़ने के लिए
गद्य खंड में, और काव्य खंड में भी 12 हैं। तो काव्य खंड में कौन कौन से 12 हैं उनको जरा दिखा देते हैं। अब देखिए, काव्य खंड में भी आपको 12 टॉपिक हैं, 12 अध्याय हैं, 12 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो है काव्य खंड में जो है आपका हो गया, राम बीनु बीठे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। यानी कह रहे हैं ये इस पाठ में, इस कविता में गुरु नानक जी क्या कि राम बीनु बीठे जगी जन्मा, राम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। राम के बिना यानी राम नाम के बिना इस समस्त संसार में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। और जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी जो व्यक्ति राम का नाम लेते हैं वह पुरुष जो है वह दुख से भी दुखी नहीं होते हैं। इसलिए आप लोग भी रामों का नाम लीजिए, क्योंकि राम का नाम लेने से जीवन का सारी नैया पार हो जाती है। इनके विषय में कौन लिखे हैं? गुरु नानक जी लिखे हैं, राम बिनु बीरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। यानी इसमें जो है राम का नाम के विषय में बताया गया है। इसके बाद जो है अगला टॉपिक हो गया आपका काव्य खंड का दूसरा, वो है प्रेम अयनी श्री राधिका, करिल के कुंजन ऊपर वारों। प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम का जो स्वरूपा है वो राधा जी हैं। और कहते हैं ये इस पाठ में राधा और कृष्ण के विषय में ये रसखान जो है लिखे हैं कि राधा और कृष्ण जो है प्रेम वाटिका के दोनों माली और मालिन हैं, क्योंकि प्रेम का जो है संचार इन्हीं राधा और कृष्ण के द्वारा ही जो है वो इस संसार में संचित हुआ था। तो प्रेम अयनी श्री राधिका, करिल के कुंजन ऊपर वारों। इस पाठ में रसखान जी कहते हैं कि प्रेम के जो है रूप, प्रेम का जो रूप है वह कृष्ण है, प्रेम के स्वरूपा वो राधा जी हैं। और मैं उस ब्रज भूमि को जो है प्राप्त करने के लिए मैं कांटेदार झाड़ी पर भी चलने के लिए, उसमें वहां रहने के लिए तैयार हूं। तो इनके इस पाठ के रचनाकार हो गया रसखान, प्रेम अयनी श्री राधिका, करिल के कुंजन ऊपर वारों। ये जो है कवि कौन है? रसखान है। इसके बाद आपका काव्य खंड का तीसरा अध्याय है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मो अंशुवानी ही ले बरसो। अति सुधो, अति मतलब होता है अत्यधिक, यानी अति सुधो यानी सबसे अधिक सीधा जो है प्रेम का मार्ग, यानी स्नेह का मार्ग है। प्रेम का जो मार्ग है वह सबसे अधिक सरल है, सीधा है। प्रेम का मार्ग जो है वह सीधा है। इनके विषय में घनानंद जी बताए हैं, इसी को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। प्रेम का पीर कवि, ये जो कि बहुत बराबर पूछा जाता है एग्जामों में कि प्रेम के पीर कवि कौन है, तो घनानंद है, क्योंकि इन्होंने अत्यधिक बताए हैं कि अत्यधिक सरल है प्रेम का मार्ग। और कहते हैं ये बादल से, ये घनानंद जी कि मो अंशुवानी ही ले परसो, कि हे बादल मेरे ये हृदय की पीड़ा वाले आंखों की आंसुओं को आप हर करके वो सुजान नामक नर्तकी की यहां बरसा देना। ये जो है घनानंद जी, ये एक सुजान नामक नर्तकी से वो जो है प्रेम करते थे, तो उन्हीं के विषय में ये लिखे कि प्रेम का मार्ग जो है बिल्कुल सरल है, सीधा है। इसमें जो है कपटी और जो छलिया व्यक्ति होते हैं वो इस मार्ग को नहीं अपनाते हैं। अब आपका चौथा चैप्टर है स्वदेशी। स्वदेशी, स्व मतलब होता है अपना, यानी इसमें जो है अपने देश के मतलब विषय में जो है ये लिखे हैं प्रेमगंज जी। स्वदेशी का मतलब जो है कवि कौन है? स्वदेशी पाठ के कवि कौन है? तो प्रेमगंज जी है, यानी अपने देश के विषय में लिखे हैं। इसके बाद काव्य खंड का पांचवा जो है वह पाठ है भारत माता, यानी इसमें भारत माता के विषय में लिखे हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंद पंत जो है भारत माता के
भारत माता को लिखे हैं। और ये आपका छठा चैप्टर हो गया। इसके बाद जो है अगला चैप्टर है आपका हिरोशिमा। अगला है हिरोशिमा। हिरोशिमा के ऊपर मतलब हिरोशिमा के विषय में लिखे हैं आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, इनको शॉर्ट में अज्ञे बोला जाता है। यानी हिरोशिमा, जो हिरोशिमा पर जो है अमेरिका के द्वारा जो बम जो गिराया गया था, वही हिरोशिमा के विषय में लिखे हैं। इसके बाद है काव्यखंड का 8वां चैप्टर आपका, वो है एक वृक्ष की हत्या। आप लोग जो है मतलब हम सब भी करते हैं कि पेड़ पौधा को काट देते हैं, लेकिन पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अगर हम लोग एक पेड़ को काटते हैं तो हमें अनेक पेड़ लगाना चाहिए। उनके साथ जो है कम से कम नहीं बेसी तो 2 पेड़ लगाना चाहिए। लेकिन एक पेड़ को जब हम लोग काट देते हैं तो उनको भी दुख तकलीफ होता है, उनको भी दर्द होता है। वही उसके विषय में लिखे कुंवर नारायण, एक वृक्ष की हत्या। यानी इस पाठ के कवि कौन है? कुंवर नारायण है। और आपका अगला पाठ है 9वां नंबर काव्यखंड का 9वां नंबर, वो है हमारी नींद। हमारी नींद यानी इसमें जो है हम सभी का जो नींद है, हम लोग जो है भर दिन काम करके थक जाते हैं और रेस्ट करने के लिए हम लोग सोते हैं, वो इसी नींद के विषय में लिखे हैं वीरेन डंगवाल। हमारी नींद, वीरेन डंगवाल इस पाठ के जो है कवि हैं। इसके बाद अगला काव्यखंड का 10वां नंबर हो गया अक्षर ज्ञान। अक्षर और ज्ञान, हम लोग जब बचपन अवस्था में रहते हैं तो धीरे धीरे पूरे जो है ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वहाँ मतलब जन्म लेने के साथ ही जो है लिखना पढ़ना सीख जाते हैं। इसी धरातल पर आकर के सारे विषय के ऊपर जो है हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और अक्षर ज्ञान के बारे में सीखते हैं। तो अक्षर ज्ञान हो गया अनामिका। इसके बाद है काव्यखंड का 11वां टॉपिक, 11वां नंबर, वो है लौटकर आऊंगा फिर। लौटकर आऊंगा फिर। इस पाठ के जो है रचनाकार है, इस पाठ के कवि जीवानंद दास। जीवानंद दास जो है लौटकर आऊंगा के कवि। आपका जो है 12 नंबर का हो गया मेरे बिना तुम प्रभु। काव्यखंड का सबसे अंतिम वाला जो है खंड है ये, मेरे बिना तुम प्रभु। यानी इसमें जो है रेनर मारिया रिल्के जी कहते हैं ईश्वर से कि मेरे बिना यानी हम सभी के बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि रियल है, जब भगवान है ना तो भगवान जो है भक्त के बिना अधूरा है और भक्त भी भगवान के बिना अधूरा है। तो मेरे बिना तुम प्रभु, इनको जो है कौन लिखे हैं? रेनर मारिया रिल्के जी लिखे। यानी हे प्रभु मेरे बिना आपका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो आप जो है काव्यखंड को देख लिए। काव्यखंड में जो है आपको 12 टॉपिक हो गया और गद्यखंड में भी आपको बता दिए 12, यानी 12 और 12 कितना हो गया? टोटल 24 हो गया। अब जो है हम लोग देखेंगे गोदली बलाकता हो गया। अब जो है आपका अगला हिंदी का एक भाग और है पढ़ने के लिए 10वां में, वो है वर्णिका। वर्णिका है तो वो वर्णिका में जो है उसमें 5 टॉपिक है पढ़ने के लिए, लेकिन कौन कौन से टॉपिक हैं उनको जो है दिखाने वाले। देखिए वर्णिका जो है, वर्णिका भाग 2 कक्षा 10, इसके लिए जो है पहला कहानी है दही वाली मंगमा। पहला है दही वाली मंगमा। अगर दही वाली मंगमा को हम पढ़ा देंगे तो हम इतना गारंटी दे रहे हैं कि जो भी आजकल के जो नई पीढ़ी वाली जो औरत है वो सास पतोह वाला झगड़ा जो होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस कहानी में उन तमाम चीज को जो है बताया गया है, उजागर किया गया है कि दही वाली मंगमा जो है एक सास और पतोह मतलब इन दोनों के ऊपर ये कहानी जो है निर्धारित है। उनका पोता रहता है तो उनके विषय में जो ये दही वाली मंगमा है। और ये कहानी के लेखक हैं श्रीनिवास जी। दही वाली मंगमा किस भाषा में लिखा गया है? वो कन्नड़ भाषा में। और इस कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी हैं, दही वाली मंगमा के लेखक। और इसका हिंदी अनुवादक कौन है? दही वाली मंगमा का हिंदी अनुवादक आपका हो गया B.R. नारायण। B.R. नारायण जो है इसको हिंदी भाषा में लिखे हैं, क्योंकि ये कहानी जो है किस भाषा में थी? कन्नड़ भाषा में। किसमें? कन्नड़ में। लेकिन इनको जो है श्रीनिवास जी मतलब हिंदी भाषा में अनुवादित किए हैं। B.R. नारायण के द्वारा इसको हिंदी भाषा में
जो दही वाली मंगवा को हिंदी भाषा में लिखा गया है। इसके बाद है आपका अगला कहानी, अगला है दहते विश्वास। वर्णिका का दूसरा है दहते विश्वास, लेकिन हम लोगों का विश्वास जो है वह क्या हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, विश्वास को खो देते हैं। हम लोगों को धैर्य नहीं खोना चाहिए। इन्हीं को जो है कोई भी समय हो, उस समय जो है कोई भी मतलब कितना भी बड़ा समस्या हो, उस समस्या में हम लोगों को धैर्य से काम लेना चाहिए। तो यही बातों को लिखे हैं ढहते विश्वास। और ये जो है किस भाषा में लिखी गई थी, यूरिया भाषा में। किस भाषा में, यूरिया भाषा में। और इस भाषा के मतलब इस कहानी के लेखक कौन है, सातकोरी होता। यानी ढहते विश्वास के लेखक कौन है, तो सातकोरी होता। और ये किस भाषा में लिखा गया था, यूरिया भाषा में, उड़िया भाषा में लिखा गया था। लेकिन इनका हिंदी अनुवादक कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा इस दहते विश्वास यानी इस कहानी का हिंदी अनुवाद किया गया, हिंदी भाषा में लिखा गया। इसके बाद आपका जो है वर्णिका का अगला है माँ। और ये माँ जो है कहानी, ये माँ जो है गुजराती भाषा में लिखा गया है। और इस माँ कहानी के लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। इस माँ कहानी का जो है लेखक ईश्वर पेटलीकर हो गया। इस माँ कहानी कहने का मतलब माँ क्या है, जैसे माँ की ममता, जैसे माँ जो है, माँ की ममता किस प्रकार से रहते हैं एक बच्चे के प्रति। बच्चा चाहे उनका कैसन भी रहेगा, चाहे उनके लिए उनका बच्चा जो है मान लीजिए कि अपाहिज हो या किसी तरह का की कोई भी समस्या में हो, लेकिन माँ जो है उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ती है। यानी माँ के लिए वह जो है उनका बच्चा वह सबसे मतलब परम खजाना है। तो इसमें जो है इस कहानी के जो है लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। इस भाषा, ये कहानी किस भाषा में लिखी गई है, गुजराती भाषा में लिखी गई है। और इस माँ कहानी जो है गुजराती में लिखा गया था, गुजराती तो समझ में आएगा नहीं, तो लेकिन इनका हिंदी अनुवाद कौन किए हैं, तो गोपाल दास नागर किए हैं। गोपाल दास नागर के द्वारा इस माँ कहानी का हिंदी अनुवाद किया गया है। इसके बाद वर्णिका जो है, वर्णिका भाग 2 का चौथा अध्याय है आपका नगर। ये कहानी है नगर कहानी। ये किस भाषा में लिखी गई है, तमिल भाषा में नगर होता है। तो नगर में देखिएगा कि एक ग्रामीण परिवेश के लिए, जैसे गांव के जो लोग होते हैं वो नगर में जाकर के बड़ा समस्या में पड़ जाते हैं। जब वो शहर जाते हैं, नगर जाते हैं, तो वहां उनको थोड़ा थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है। कौन कौन समस्या का सामना करेंगे इन पाठों में हम लोग पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ेंगे। इसके बाद इस कहानी का लेखक कौन है, तो सुजाता है। नगर कहानी जो है तमिल भाषा में लिखा गया है और इस कहानी के लेखक हैं सुजाता। और इस तमिल भाषा को जो है, इस नगर कहानी को हिंदी भाषा में अनुवाद किए हैं के ए जमुना के द्वारा इस कहानी को जो है हिंदी भाषा में मतलब अनुवाद किया गया है। इसके बाद वर्णिका का और सबसे अंतिम वाला जो है 5वां नंबर अध्याय है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, इसमें जो है, इसमें भी एक माँ के विषय में ही बताया गया है। इसमें जो है एक माँ कई बच्चों को एक मतलब वो पाल सकती है, पाल लेती है, लेकिन कई बच्चा मिल करके एक माँ को जो है नहीं पालती है, नहीं पाल पाते, नहीं उनका पालन पोषण कर पाते। अरे पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, कम से कम उनका देख रेख तो कीजिए, उनका आदर सम्मान तो कीजिए, लेकिन वो सब जो है नहीं करते हैं। तो इन्हीं सभी बातों को जो है हम लोग देखेंगे कि इनके जो है 3 बेटे रहते हैं और 3 बेटा जो है, 3 बेटा को इनकी माँ जो है पाल लेती है वो सीता, लेकिन 3 बेटे मिल करके उन सीता को जो है वो अच्छा तरीका से देखभाल नहीं कर पाती है। इसलिए उनका मन जो है घर में घूमते रहता है, व्याकुल हो जाता है। इसलिए इस कहानी का नाम पड़ गया धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी यानी ये धरती कब तक घूमते रहेगी, क्योंकि वह जीवन से तंग आ गई है, परेशान हो चुकी है। ये कहानी जो है राजस्थानी भाषा में लिखा गया है और इस कहानी के जो है लेखक हैं आपको सावर धैया के द्वारा इस कहानी को जो है लिखा गया है। ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया था कहानी और इस कहानी को हिंदी भाषा में अनुवाद किए हैं सावर ढैया ही किए हैं, जो उनके लेखक है वही उनको जो है अनुवाद भी किए हैं। तो इस कहानी के आपको लेखक और अनुवादक
दोनों अगर पूछा जाए तो सावढ़ैया हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो है हम जो है लेखक परिचय कर दिए। अब जो है अगला टॉपिक में आपको जो है बताएंगे कि व्याकरण में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हमको पढ़ना है। उन सभी बातों को जो है एक बार दिखा देंगे कि हम व्याकरण में क्या क्या पढ़ेंगे। उन सब चीज के ऊपर जो है चर्चा करेंगे अगला वीडियो में। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।